हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोविनेशन। आज हम देखने वाले हैं कोनिक सेक्शंस के फॉर्मूलाज। ये होगा एक लास्ट वीडियो आपके जेडब्ल्यू एडवांस के पहले। एंड कोनिक सेक्शंस की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स हाई टाइम कि अभी आप नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, फॉर्मूलाज रिवाइज करना स्टार्ट कर दो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो मैं ऊपर कार्ड पे नोट्स के वीडियोस डाल दूंगा जो मैंने इससे पहले फॉर्मूलाज रिवाइज करवाए थे सारे। वो सारी वीडियोस देख लेना। मैंने जेडब्ल्यू मेंस के लिए डाले थे लेकिन उसमें एडवांस वाले कंसेप्ट्स भी मैंने रिवाइज करवा दिए थे। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स, आपके पास जेडब्ल्यू एडवांस की नोट्स है नहीं तो आप जाके www.redomination.com से मेरी नोट्स ले सकते हो जो मैंने स्पेसिफिकली जेडब्ल्यू एडवांस के लिए लिखी थी, है ना। तो ये सब आप कर लो अभी अगले 5 दिनों में ये वीडियो देख लो। इसके बाद मैं वीडियो नहीं डालूंगा, तो कुछ और वीडियोस आएंगी इसके बाद। मतलब हमारा सफ़र यही ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों के साथ, तो इसके बाद कुछ और वीडियोस आएगी आपकी बैच के लिए, तो उसका डिस्कस मैं एंड में करूँगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोनिक्स। और अगले 15 मिनट 20 मिनट ट्राई करना कि पूरा फोकस आप इस पे रखो क्योंकि बहुत सी चीजें आएंगी, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आएंगे, है ना। तो आप ट्राई करना कि आप नोटबुक पे ड्राइंग बना के आप रिलेट कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना। अगर आपका फोकस 30 मिनट्स नहीं होता है तो जाके redefinition.com पे मैंने एक पोस्ट किया था अबाउट हाउ टू बिल्ड फोकस, तो वो आप एक बार पढ़ लेना, है ना। तो आज हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कोनिक्स इन जनरल, उसके बाद पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और फिर सबकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। कोनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो कोनिक्स की डेफिनेशन है कि द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कोन एंड अ प्लेन, है ना। ये कोन है मेरा, ये कोन है और इसके साथ एक प्लेन का इंटरसेक्शन ले रहा हूं मैं, तो उसको हम जनरेटर कहते हैं, है ना। तो अगर ये कोन है मेरा, उसमें मैं प्लेन डाल रहा हूँ एक, तो जो फिगर बनेगा वो होता है कोनिक्स मेरा, है ना। अब देखते हैं कि कोनिक्स एज अ लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है। तो द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज इन कांस्टेंट रेशियो टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन। समझ रहा है आपको? मतलब इन शॉर्ट एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं, एक फिक्स लाइन होती है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और पी एस बाई पी एम इज अ कांस्टेंट और उसी कांस्टेंट को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, है ना। ये तो आपको पता ही होगा। तो मतलब इन शॉर्ट एक मूविंग पॉइंट का लोकस, और वो पॉइंट ऐसे मूव होता है कि वो उसका डिस्टेंस एक पॉइंट से और एक लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। समझ रहा है? अब देखते हैं आगे। एक जनरल होमोजेनियस टू डिग्री इक्वेशन ऐसा होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें हम डेल्टा डिफाइन करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच जी, एच बी एफ एंड जी एफ सी। अब डेल्टा पे और एच और ए और बी, इन पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस लगा के हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो अगर मुझे ये ऐसा एक इक्वेशन दिया है तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जब मेरा डेल्टा 0 होगा और एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होगा। ये मेरा पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस मतलब वो एक ही पॉइंट से पास होती है, ऐसी लाइंस तब रिप्रेजेंट करेगा जब मेरा डेल्टा 0 होगा और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा। मतलब लाइन होने के लिए डेल्टा 0 होना चाहिए और एच स्क्वायर ए बी और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट होने के लिए मेरा डेल्टा इज इक्वल टू 0 ही होना चाहिए लेकिन एच स्क्वायर लेस देन ए बी होना चाहिए। उसके बाद सर्कल के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए और एच इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और पैराबोला के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। ओके, इलिप्स होने के लिए, या इलिप्स को हम एम्प्टी साइड भी कहते हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी होना चाहिए। हाइपरबोला होने के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। और अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मेरा डेल्टा 0 है तो वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन या कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन एच स्क्वायर और ए बी की प्रॉपर्टीज। सिमिलरली पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स मतलब कोनिक्स होने के लिए भी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एच स्क्वायर और ए बी में डिफरेंट डिफरेंट केसेस होनी चाहिए। और सर्कल होने के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए और एच इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो हमको पता ही होता है ना। अब इसेंट्रिसिटीज देखते हैं। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, इलिप्स की लेस देन 1, हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1, सर्कल की 0 और स्ट्रेट लाइन की इंफिनिटी। आगे बढ़ते हैं, पैराबोला देखते हैं, ठीक है। तो पैराबोला का आपको पता होगा कि ठीक है, पहले हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं ना। फोकस होता है a,0 और ये होती है लैटस रेक्टम, ठीक है। और वर्टेक्स होता है 0,0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू माइनस ए। और बाकी चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज फोकल कॉर्ड।
A straight line that is perpendicular to the axis and terminates at both ends of the curve is double ordinate. इसका मतलब कि अगर मैं ऐसे straight lines बनाऊं जो perpendicular है तो वो सारी होगी डबल ऑर्डिनेट, और वो दोनों टर्मिनेट होनी चाहिए कर्व्स के एंड पे। लेकिन अगर वही परपेंडिकुलर मतलब वही डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस के थ्रू पास हो रही है तो उसको मैं कहता हूँ लैटस रेक्टम, है ना, एलआर हम कहते हैं उसको। उसके बाद अ पॉइंट दैट बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड ऑफ कोनिक पासिंग थ्रू इट इज सेंटर, है ना, मतलब हर कॉर्ड जो उस पॉइंट से जा रही है उसको अगर वो बाइसेक्ट करता है तो वो पॉइंट सेंटर होता है। पैराबोला का कोई सेंटर नहीं होता है, सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला के सेंटर्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x का कर्व क्या होगा। तो वो सिमिलर होता है, मतलब बस रिफ्लेक्शन होता है उसका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, है ना। ये सारे पॉइंट्स पॉज कर लो वीडियो को और देख लो कि फोकस क्या होता है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है। सिमिलरली x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay के लिए भी सेम ही होगा, है ना। ये सारी चीजें आप पॉज करके एक बार मेमोराइज कर लो। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हर केस में 4a ही होती है। टू पैराबोलास आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम लैटिस रेक्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शिफ्टेड पैराबोला, अगर मेरा मतलब पहले मेरा पैराबोला का वर्टेक्स 0,0 पे था, अगर वो शिफ्ट हो गया है h, k पॉइंट पे, तो उसका इक्वेशन होता है y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। ठीक है, अब इंक्लाइंड पैराबोला का इक्वेशन देखते हैं। अगर मेरी पैराबोला इंक्लाइंड है तो उसका इक्वेशन मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ पैराबोला, मतलब अगर ये मेरी एक्सिस है तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p ऑफ xy फ्रॉम टैंजेंट एट द वर्टेक्स। टैंजेंट एट द वर्टेक्स आपको पता है ना, मतलब ये होती है टैंजेंट एट द वर्टेक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट निकालना है हमें तो हम s डिफाइन करते हैं ऐसे, और फिर इसमें पॉइंट डालेंगे। अगर पॉइंट ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉइंट बाहर लाई करेगा, इक्वल टू 0 होगा तो पैराबोला पे लाई करेगा, और लेस देन 0 होगा तो इनसाइड लाई करेगा। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन देखते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है 80 स्क्वायर 280, माइनस 4x होता है -80 स्क्वायर 280, 4ay वाली पैराबोला का होता है 280 80 स्क्वायर, और -4ay का होता है 280 -80 स्क्वायर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब लाइन और पैराबोला देखते हैं। अगर मेरे पास लाइन दी है एक y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो अगर मेरा a ग्रेटर देन cm हुआ तो दो रियल पॉइंट पे कट करेगी, a इज इक्वल टू cm हुआ तो कोइंसिडेंट रहेगी, और यही कंडीशन फॉर टेंजेंसी होता है। और अगर a लेस देन cm होगा तो इमेजिनरी पॉइंट होगा। अब अगर कोई लाइन है मेरी y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो एक पैराबोला को कट कर रही है, तो वो जो कॉर्ड बनाएगी उस कॉर्ड की लेंथ हम लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना लेंथ ऑफ कॉर्ड वाला, उसको हम लिखते हैं 4/m स्क्वायर अंडर रूट a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू a माइनस mc। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं हम y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। ये सब हम बोल रहे हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाली पैराबोला के लिए। उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म होता है yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, है ना। ये हम यही से डिराइव कर सकते हैं ना, y1 और x1 में पैरामीट्रिक पॉइंट्स डाल दो, है ना, 80 स्क्वायर 280। उसके बाद स्लोप फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है a बाय m स्क्वायर 2a बाय m, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये अगर याद रहा तो हेल्प होगी। उसके बाद देखो, अब अगर मेरे पास दो पैरामीट्रिक पॉइंट्स है p ऑफ t1 एंड p ऑफ t2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ उन दोनों की टेंजेंट, अगर p से एक टेंजेंट आई q से एक टेंजेंट आई, तो वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी a t1 t2 a t1 प्लस t2 पे। ठीक है, और इसको याद कैसे रखते हैं हम, इसको याद ऐसे रखते हैं कि जो मेरा x कोऑर्डिनेट रहेगा इंटरसेक्शन का, वो रहेगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q, और जो मेरा y कोऑर्डिनेट रहेगा वो रहेगा अरिथमेटिक मीन। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो 80 स्क्वायर और 8 t2 स्क्वायर, है ना, t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, तो इसका gm ले लो तो वो आ जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन वाले पॉइंट का, और अगर इसका am ले लो y कोऑर्डिनेट्स का, तो वो आ गया आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन s इज इक्वल टू t स्क्वायर। ये तो सर्कल के फॉर्मूले हमने जब रिवाइज किए तभी हमको पता था ये, है ना। हमको बस यहाँ पे इक्वेशन याद रखने की, s मेरा होता है y स्क्वायर माइनस 4ax, s1 होता है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, मतलब वो पॉइंट डाल दिया हमने, और t होता है y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है, t इज इक्वल टू 0, और t वही होता है y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट मिड पॉइंट होता है t इज इक्वल टू s1, t और s1 आपको पता है ना, बार बार वही नहीं बताऊंगा मैं। और m होता है, m जो होता है x1 y1 जो मिड पॉइंट होता है, उसकी वैल्यूज हम डालते हैं जब s1 निकालना होता है तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्ट्रिक्स से डायरेक्टर सर्कल होता है मेरे पैराबोला का। तो डायरेक्टर सर्कल मतलब क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल मतलब ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस
जहां से अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर रहेगी एक दूसरे से। ठीक है, सर्कल में भी हमने देखा था ये। अब फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से पास होने वाली कॉर्ड। ठीक है, तो अब P एंड Q आर एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। तो T1 T2 होता है मेरा -1, मतलब अगर P है मेरा 81 स्क्वायर 281 और Q है मेरा 82 स्क्वायर 282, तो T1 और T2 में रिलेशन होता है T1 T2 इक्वल टू -1। तो अगर मेरा एक एंड मुझे पता है फोकल कॉर्ड का 81 स्क्वायर 281, तो मैं दूसरे एंड को लिख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी को यूज करके a/t1 स्क्वायर -2a/t1, और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होती है a इंटू t1 प्लस t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पॉज करके आप सारी चीजें याद करने का ट्राई कर देना, है ना। थोड़ा टाइम लेट हुआ तो चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि फोकल कॉर्ड की और प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 4a cos स्क्वायर थीटा। अगर फोकल कॉर्ड का एंगल दिया है आपको, तब आप लेंथ निकालते हो 4a cosec स्क्वायर थीटा से। उसके बाद एक ये प्रॉपर्टी होती है कि 1/sp प्लस 1/sq होना चाहिए। यहाँ पे q होना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे q होना चाहिए इज इक्वल टू 1/a, है ना। तो इसका मतलब यही होता है कि जो मेरा सेमी लैटस रेक्टम होता है वो हार्मोनिक मीन होता है एसपी और एस क्यू का, और पी और क्यू है मेरे पॉइंट्स, है ना। पी और क्यू मेरे ये पॉइंट्स है, पैरामीट्रिक पॉइंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल लेंथ एज डायमीटर टचेस द टैंजेंट एट वर्टेक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो फोकल लेंथ मतलब एस, ये मेरा एस मेरा फोकस है, पी मेरा कोई पॉइंट है। अगर इस लाइन को मैं डायमीटर कंसिडर करके एक सर्कल बनाऊं, तो वो मेरा टैंजेंट एट वर्टेक्स पे टच करेगा। अगर मैं एक फोकल कॉर्ड लूं, पूरी कॉर्ड ऐसे, है ना, मतलब पैराबोला को दोनों पॉइंट में कट कर रही है और फोकस से पास हो रही है, उसको डायमीटर लेके सर्कल बनाओ तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे टच करेगा। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से भी सवाल आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टैंजेंट्स देखते हैं। तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टैंजेंट इज टैंजेंट एट वर्टेक्स। इसका मतलब वही होता है कि अगर मैं मतलब अगर मैं फोकस से किसी टैंजेंट पे एक परपेंडिकुलर डालू, है ना, मैं कोई भी एक टैंजेंट ले रहा हूं और मैं फोकस से उस पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, तो ऐसे सारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो लोकस होगा वो होगी मेरी टैंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, पॉज करके समझ लिया करो, हाँ मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ टैंजेंट बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट पी ऑफ टी एंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स क्यू सबटेंड्स राइट एंगल एट फोकस। ये सारी प्रॉपर्टीज ना आपको इलिप्स और इसमें भी आएगी, है ना। इसका मतलब यही होता है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी ऑफ टी, ये टैंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है डायरेक्ट्रिक्स पे क्यू पे, तो ये जो लेंथ है मेरी, ये फोकस पे राइट एंगल फॉर्म करेगी, यही होता है इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं। टैंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, मतलब आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। मतलब अगर मेरी कोई फोकल कॉर्ड है, उसकी दोनों एंड पॉइंट से मैं अगर टैंजेंट्स डालूंगा, तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे ही इंटरसेक्ट करेगी हमेशा, और वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब और एक प्रॉपर्टी, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इमेज ऑफ फोकस ऑन एनी टैंजेंट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। मतलब कोई भी, अगर मैं फोकस लूं और कोई भी टैंजेंट लूं, तो उसकी इमेज टैंजेंट के कंसिडरेशन में वो डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई करेगी। अब आगे देखते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप जो होता है मेरा, वो होता है -1 स्लोप ऑफ टैंजेंट, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो होता है -1/2a। ये सारी प्रॉपर्टीज आप डिराइव भी कर सकते हो ना, अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आता है। फिर पॉइंट फॉर्म हम लिखते हैं y-y1 इज इक्वल टू -y1/2a इंटू x माइनस x1। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखता हूँ y-2at इज इक्वल टू -t इंटू x माइनस at स्क्वायर। और स्लो फॉर्म लिखता हूँ मैं y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3। स्लो फॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये आ सकता है। और इसमें c इज इक्वल टू -2am माइनस am3, ये होता है मेरा कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी। उसके बाद डिफरेंट पैराबोलास के लिए डिफरेंट स्लो फॉर्म होते हैं। जैसे y इज इक्वल टू -4x के लिए होता है मेरा y इज इक्वल टू mx प्लस 2am प्लस am3। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए होता है मेरा y इज इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a बाय m स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay के लिए होता है मेरा y इज इक्वल टू mx माइनस 2a माइनस a बाय m स्क्वायर। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल्स अदर देन एक्सिस ऑफ पैराबोला नेवर पास थ्रू द फोकस। अगर मेरी एक्सिस ऑफ पैराबोला नहीं है, तो उसके अलावा सारी नॉर्मल्स कभी भी फोकस के थ्रू पास नहीं होती है, नॉर्मल्स कभी फोकस के थ्रू पास नहीं होती है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स P ऑफ 81 स्क्वायर 281 है, एक Q है 82 स्क्वायर 282, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 2a प्लस a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, और y कोऑर्डिनेट होगा -a t1 t2 इंटू t1 प्लस t2। इसका मतलब यही है कि अगर मेरी दो नॉर्मल से एक पैराबोला पे और वो कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इन दोनों का पैरामेट्रिक फॉर्म मुझे पता है, तो उनका
उनके इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट का पैरामीट्रिक फॉर्म में निकाल सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अगर नॉर्मल टू द पैराबोला वापस मिलती है कर्व को, तो उस कर्व का मतलब उस दूसरे पॉइंट का पैरामीटर होगा -t1 -2/t1। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब आगे देखते हैं। अगर नॉर्मल से t1 t2 वो वापस पैराबोला पे ही इंटरसेक्ट कर रही है t3 पॉइंट पे, तो तीन केसेस होती है। t1 t2 इक्वल टू 2, ये एक रिजल्ट डिराइव होता है। t3 इज इक्वल टू -t1 प्लस t2, ये दूसरा रिजल्ट होता है। और लाइन जॉइनिंग t1 एंड t2 पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट -2a,0। इस पे भी पॉज करो प्लीज और इसको समझ लो कि अगर दो पॉइंट्स है t1 और t2, वो इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन वापस पैराबोला पे इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट t3, तो हम ये तीन रिलेशंस बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं? कोनॉर्मल पॉइंट्स मतलब देखो, एक पॉइंट है मेरा, उससे मैं तीन नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूँ। तो उन तीनों नॉर्मल के लिए मैं क्या क्या कंडीशंस लिख सकता हूँ? तो मेरा k होता है mh इंटू -2am इंटू am क्यूब। तो इसी को मैं ऐसे लिख दूंगा और उसके बाद मैं m के रूट्स की कंडीशन लगा दूंगा, है ना। जो रूट्स होती है क्यूबिक इक्वेशन की, वो सारी कंडीशंस लगाऊंगा। तो ये सारे मेरे पास ये आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद एक और चीज होती है कि इनके सबके y कोऑर्डिनेट्स की सम 0 होती है। तो इसका मतलब इनका जो सेंट्रोइड होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करके कोई ट्रायंगल बनाऊं तो। एक दूसरी कंडीशन होती है कि एक दूसरी कंडीशन होती है कि अगर मेरे रियल और डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स चाहिए मुझे, तो मेरा जो h होगा वो 2a से बड़ा होना चाहिए और k स्क्वायर शुड बी लेस देन 4/27a इंटू h माइनस 2a क्यूब। मतलब ट्राई करना आपकी ये आप ये कंडीशन भी याद कर लो। इस पे इनइक्वालिटी वाले सवाल बन सकते हैं कि आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि k की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल के लिए, या h की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू कोनॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, तो इन सारे कोनॉर्मल पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस k/2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और h कोमा k होते हैं मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट से मैंने तीन नॉर्मल्स निकाली थी। और ये सर्कल वर्टेक्स से भी पास होता है पैराबोला के, क्योंकि इसमें 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है। ये सारी चीजें ना हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इनके प्रूफ में अभी आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। अगली बैच के लिए शायद मैं बता दूं। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। तो अगर मेरी एक रे ऐसे जा रही है और वो रिफ्लेक्ट कर रही है, तो अगर वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला जा रही है, तो वो हमेशा फोकस के थ्रू पास होगी। ये एक प्रॉपर्टी है। एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक टैंजेंट है मेरी, वो बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द फोकल कॉर्ड, मतलब इस पॉइंट पे टैंजेंट है, तो यहाँ से एक फोकल कॉर्ड निकालो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकालो डायरेक्ट्रिक्स पे, तो इसको ये टैंजेंट बाइसेक्ट करेगी हमेशा। अब कोई मिसलनेस पॉइंट्स देखते हैं कि अगर टेंजेंट्स एट P एंड Q मीट एट अ पॉइंट T, तो PT और TQ ये दोनों इक्वल एंगल सब्स्टिट्यूट करते हैं फोकस पे। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ST स्क्वायर इक्वल टू SP इंटू SQ, ये भी आपको आ सकता है सवाल। आगे देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स ऑन पैराबोला इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट। इसका मतलब कुछ नहीं है कि अगर मेरे पास कोई पैराबोला है और उस पे 3 पॉइंट्स है ना, उस पे 3 पॉइंट्स है, तो उनसे एक ट्रायंगल बनेगा। उसके बाद इन तीनों पॉइंट से टैंजेंट्स बना दो, तो उनके इंटरसेक्शन से एक ट्रायंगल बनेगा। तो वो जो बड़ा ट्रायंगल है उसका एरिया ट्वाइस होगा इस छोटे ट्रायंगल के एरिया के। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ सब टैंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑफ x, y इक्वल्स ट्वाइस द एब्सिस ऑफ पॉइंट P एंड सब टैंजेंट बाइसेक्टेड एट वर्टेक्स। इसका मतलब कुछ नहीं है, तो ये टैंजेंट है मेरी, है ना, और ये नॉर्मल है मेरी, तो सब टैंजेंट होगी ये TD और सब नॉर्मल होगी DN। तो सब टैंजेंट जो होगी वो O पे बाइसेक्ट होगी, मतलब TO इज इक्वल टू OD, या फिर TD होगा ट्वाइस ऑफ OD। और मेरी जो सब नॉर्मल होगी वो हमेशा 2a होगी। वही ये प्रॉपर्टी, आगे वाली प्रॉपर्टी बता रही है कि इट इज इक्वल टू सेमी लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम मेरा 4a होता है, तो सेमी लैटस रेक्टम मैं लिखता हूँ 2a, है ना। आगे बढ़ते हैं। इलिप्स देखते हैं। इलिप्स का मतलब कि इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज कांस्टेंट एंड इट इज लेस देन 1। इसेंट्रिसिटी वाली डेफिनेशन है। और इक्वेशन होता है इलिप्स का मेरा ये x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, और a मेरा होगा b से ज्यादा, है ना। अब हम इसेंट्रिसिटी a और b इनमें रिलेशन लिखते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हम लिखते हैं 2b स्क्वायर अपॉन a, और टू इलिप्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, है ना। तो अगर मेरे दो इलिप्स सिमिलर है तो उनकी इसेंट्रिसिटी सेम होती है। ठीक है, ओके। अब इलिप्स के लिए ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, है ना। इनका सेंटर होता है 0,0 और फोकस होता है a, 0,
जो एंड पॉइंट होता है वो होता है a,0 और डायरेक्ट्रिक्स होती है मेरी a/e, है ना। ये होता है मेरा एक्स और स्टैंडर्ड इलिप्स। तो यही यहाँ पे हम यही रिवाइज कर रहे हैं सारी चीजें, एंड पॉइंट 0,b, 0,-b। और इसके बाद अगर वर्टिकल इलिप्स रहा तो सारी चीजें रिवर्स हो जाती है। मेरा एसेंट्रिसिटी ए और बी का रिलेशन होता है a² = b² × 1 - c²। लैटिस रेक्टम होता है 2a² / b। और ये सारे पॉइंट्स उल्टे हो जाएंगे, मतलब a,0 था मेरा फोकस, तो अब 0,b हो जाएगा। तो यही सारी चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इलिप्स का एक अल्टरनेट डेफिनेशन। तो sp + s' इज ग्रेटर देन s', है ना, ये हम बोल सकते हैं। तो sp + s' हमेशा होता है 2a और s' होता है 2ae, है ना, डिस्टेंस बिटवीन फोकस। तो इससे हम लिख सकते हैं कि मेरा e जो होगा वो <1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल मतलब जो मेरी मेजर एक्सिस होती है ना, ये मेरी मेजर एक्सिस होती है, ये मेरी माइनर एक्सिस होती है एक स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए। तो मेरी मेजर एक्सिस को अगर मैं डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल बनाऊं तो उस सर्कल को मैं कहता हूँ ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, और ऑक्सिलरी सर्कल पे फिर हम ये एक चीज देख सकते हैं कि अगर मैं पैराबोला पे एक पैरामेट्रिक पॉइंट, इलिप्स पे अगर मैं एक पैरामेट्रिक पॉइंट कंसीडर करूं a cos थीटा, b sin थीटा, तो सर्कल पे भी वही पॉइंट लाया करेगा एक्स कोऑर्डिनेट a cos थीटा। तो सिमिलरली a cos थीटा के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट आएगा a sin थीटा, है ना। और थीटा को हम बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। और अब एक चीज देख लो यहाँ पे कि Pn/pq = यहाँ पे a होना चाहिए, है ना, a/a - b, और वो कांस्टेंट होगा। मतलब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, पॉज करके एक बार देख लेना कि p एक पॉइंट सर्कल पे है, q एक पॉइंट इलिप्स पे है, और n एक नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो इससे देखो, इस पे ये पॉइंट पढ़ लो अच्छे से कि इफ फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द सर्कल perpendiculars are drawn on a fixed diameter, then the locus of point P dividing this perpendiculars in a constant ratio is an ellipse whose auxiliary circle is the original circle। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर मैं एक सर्कल पे सारे पॉइंट से नॉर्मल्स ड्रॉ करूं एक फिक्स्ड डायमीटर पे, ऐसी सारी नॉर्मल्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो इन सारी नॉर्मल्स को एक कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का लोकस ये इलिप्स होगा। एक बार और सुन लेना अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगर पॉइंट की पोजीशन निकालनी है तो सिमिलर है, > 0 आउटसाइड, = 0 ऑन, और <0 इनसाइड। आगे बढ़ते हैं, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, हम x को a cos थीटा और y को b sin थीटा लेते हैं। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स विद इसेंट्रिक एंगल अल्फा एंड बीटा इज x/a cos of alpha plus beta by 2 plus y/b sin of alpha plus beta by 2 is equal to cos of alpha minus beta by 2, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर मेरे इलिप्स के एक्सिस पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के और उनका सेंटर h, k है, मैं बस x से h माइनस कर दूंगा, y से k माइनस कर दूंगा, और ये मेरा इक्वेशन आएगा। मेरा फोकस के x कोऑर्डिनेट में h ऐड हो जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन में भी h ऐड हो जाएगा। अब इंक्लाइंड इलिप्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p ऑफ x, y फ्रॉम माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p ऑफ x, y फ्रॉम मेजर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। इसी को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है हमने। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखते हैं। x(x1/a² + y(y1/b² इज इक्वल टू 1, ये हुआ पॉइंट फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म x cos θ/a + y sin θ/b इज इक्वल टू 1, और स्लोप फॉर्म होता है मेरा y = mx ± √a² m² + b², है ना। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है मेरा -a² m/c और b²/c। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो देयर आर टू टेंजेंट्स टू द इलिप्स हैविंग द सेम m। इसका मतलब मैं दो पैरेलल टेंजेंट्स हमेशा निकाल सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, और वो इलिप्स को एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर पे मिलती है, ठीक है। मतलब वो टेंजेंट्स इलिप्स को टच करती है एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स बोल सकते हैं हम a cos alpha plus beta by 2 upon cos of alpha minus beta by 2, b sin alpha plus beta by 2 upon sin of alpha minus beta by 2, ठीक है। अब दो पैरेलल टेंजेंट्स के इसेंट्रिक एंगल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के इसेंट्रिक एंगल्स पाई से डिफर करते हैं। और एक चीज, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज एन ऑक्सिलरी सर्कल। ये सारे स्टेटमेंट्स ना प्लीज समझ लेना आप, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ रहे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे बढ़ते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स इज b², है ना। मतलब अगर मैं फोकस से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर निकालूं तो दो फोकस से दो परपेंडिकुलर जाएंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट होगा मेरा b², ठीक है। अब आगे देखते हैं कि टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम
पास थ्रू करस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑन मेजर एक्सिस। इसका मतलब यही है कि अगर मैं लैटिस रेक्टम से दो टेंजेंट्स निकालूं तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट होगी और वो मेजर एक्सिस पे मीट होगी, मतलब वो डायरेक्ट्रिक्स और मेजर एक्सिस दोनों पॉइंट पे मीट होगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं किसी पी पॉइंट से एक टेंजेंट निकालूं और मेरा एक फोकस से एक मैं परपेंडिकुलर फोकस से उस पॉइंट को ज्वाइन करूं जो डायरेक्ट्रिक्स पे मिल रहा है, तो वो इस पे एक राइट एंगल सबटेंड करेगा। पीटी फोकस पे एक राइट एंगल सबटेंड करेंगे। इसका मतलब यही है। हमने पैराबोला में भी सिमिलर प्रॉपर्टी देखी थी। आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर होता है और एस एस वन और टी आपको पता है ना। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सेंटर होता है सिमिलर टू द सेंटर ऑफ इलिप्स। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन टी इक्वल टू 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। मिड पॉइंट कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट टी इक्वल टू एस वन होता है। सिमिलरली नॉर्मल का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में स्लोप हम ये डिफाइन करते हैं और ये सारे इक्वेशंस होते हैं ना, पॉइंट फॉर्म में ये इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म में ये इक्वेशन और स्लो फॉर्म में ये इक्वेशन, ये सारे देख लेना। मतलब मैंने तो याद नहीं किए थे, ये सीधा डिराइव कर सकते हैं, है ना, अगर हमको कर्व दिया है और अगर हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आता है अच्छे से तो। अब आगे देखते हैं कि नॉर्मल अदर देन मेजर एक्सिस नेवर पास थ्रू फोकस, सिमिलर प्रॉपर्टी है। और नॉर्मल एट पी बाइसेक्ट्स एस पी एस डैश, मतलब अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल निकालूं तो वो एस पी और एस डैश पी को बाइसेक्ट करती है। अब को नॉर्मल पॉइंट्स, एक किसी भी पॉइंट से हम मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स निकाल सकते हैं किसी इलिप्स को। तो अगर वो तो उन 4 नॉर्मल के जो फुट होते हैं, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उनको हम कहते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। और उनके इसेंट्रिक एंगल्स की रिलेशन हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 2n+1 पाई। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं। तो अगर मैं एक सर्कल को निकालूं, इलिप्स को इंटरसेक्ट करने वाला कोई सर्कल निकालूं मैं, तो वो 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। तो उन चारों पॉइंट्स के इसेंट्रिक एंगल्स के रिलेशन को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 2n पाई। अब मिसलेनियस प्रॉपर्टीज, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स एंड दैट ऑफ फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल इज बी बाय ए। इसका मतलब कुछ नहीं है कि अगर मैं इलिप्स में 3 पॉइंट्स निकालूंगा और उनसे एक ट्रायंगल बनाऊंगा, तो सिमिलरली हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक ऑक्सिलरी सर्कल पे भी पॉइंट होगा, है ना, हमने देखा है। तो उन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका रेशियो और इसका रेशियो बी बाय ए होगा। अब ये देखो, ये एक चीज देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल ऐसे जा रही है और ये नॉर्मल मेजर एक्सिस को कट कर रही है, फिर इलिप्स को वापस कट कर रही है, फिर माइनर एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है। और मैंने सेंटर से इस पे एक परपेंडिकुलर भी डाल दी है। तो ये आप सारी डायग्राम एक बार देख लो और उसके बाद हम ये सारी रिजल्ट्स बता सकते हैं कि पी एफ इंटू पी जी इक्वल टू बी स्क्वायर, पी एफ इंटू पी स्मॉल जी इक्वल टू ए स्क्वायर, पी जी इंटू पी स्मॉल जी इक्वल टू एस पी एस डैश, सी जी इंटू सी एफ इक्वल टू सी एस स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं वापस एक टैंजेंट निकालूं और सेंटर से एक नॉर्मल निकालूं उस टैंजेंट पे और उन सबको ऐसे नाम दे दूं, तो मेरा टी इंटू स्मॉल टी इंटू पी इंटू कैपिटल वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और लीस्ट वैल्यू ऑफ टी इंटू स्मॉल टी होगा ए प्लस बी, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज याद कर लो। अभी प्रूफ इसके है सबके, लेकिन अभी बताना बहुत टाइम हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, अगर मेरा एक फोकस से एक रेज आ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो इलिप्स पे तो वो दूसरे फोकस से पास होगी। आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोला देखते हैं। हाइपरबोला का भी सिमिलर है कि एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस कांस्टेंट होता है और हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है। और आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी सेंट्रिसिटी का रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, ए ग्रेटर देन बी होता है इसके लिए, और लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई ए। इसमें हम इस एक्सिस को डिफाइन करते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, इस एक्सिस को डिफाइन करते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स इसका भी होता है ए बाई ई माइनस ए बाई ई, और इसके भी सेम ही होते हैं, ए ई फोकस होता है और a,0 और -a,0 इसके एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है? अगर मैं मेरे कोऑर्डिनेट कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस को उल्टा कर दूं तो मेरे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनता है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन सेम होता है, बस यहाँ पे -1 आ जाता है और ये सारी चीजें उल्टी हो जाती है। b बाई ई माइनस बी बाई डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, फोकस 0,b 0,-b होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 होगा और लैटिस रेक्टम होगा मेरा 2a स्क्वायर बाई बी। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट्स और हाइपरबोला में। तो अगर मेरा e और e1 और e2 है ना, हाइपरबोला और उसकी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटीज, तो 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकता हूं मैं।
दूसरी चीज, अगर मेरा फोकस ऑफ हाइपरबोला और उसकी कॉन्जुगेट हाइपरबोला वो कॉन्साइक्लिक होता है हमेशा, है ना, और वो एक स्क्वायर के वर्टेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आपको, ये दो फोकस और ये दो फोकस ये कॉन्साइक्लिक हो गए, मतलब इनमें से एक सर्कल पास होगा और वो एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे। दो हाइपरबोला से सिमिलर होते हैं अगर सेम इसेंट्रिसिटी होती है, दो सिमिलर हाइपरबोला इक्वल होते हैं जब सेम लैटिस रेक्टम होता है, अगर हाइपरबोला इक्विलैटरल है तो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी इक्विलैटरल होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि पोजीशन ऑफ पॉइंट इसमें बस उल्टा होता है ना, ग्रेटर देन जीरो होगा तो इनसाइड होगा, लेस देन जीरो होगा तो आउटसाइड होगा, इक्वल टू होगा तो जीरो होगा, है ना। पॉइंट सेटिस्फाई करो और देख लो। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है और एच कॉमा के सेंटर है तो सिमिलरली मैं एच और के माइनस कर दूंगा, इक्वेशन सेम रहेगा, फोकस में एच ऐड कर दूंगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में भी एच ऐड कर दूंगा। ऑक्सिलरी सर्कल इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स होता है इसका एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस वाई माइनस बी इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो सीकेंट होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो टैंजेंट होगा, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो बाहर लाया करेगा। पॉइंट फॉर्म में टैंजेंट का इक्वेशन एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स एक्स थीटा बाई ए माइनस वाई tan थीटा बाई बी इक्वल टू वन, और स्लो फॉर्म में वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ए स्क्वायर एम बाई सी और बी स्क्वायर बाई सी, और सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब अगर दो टेंजेंट्स है थीटा वन और थीटा टू पे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखूंगा मैं ए कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू अपॉन कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, और वाई कोऑर्डिनेट होगा बी tan ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। अगर मेरा मॉड ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू पाई है तो मेरी टेंजेंट्स पैरेलल होगी। अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन एच एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ये सारी चीज देख लो आप, है ना, मतलब एस क्या होता है, एस वन क्या होता है, एस टू क्या होता है, पता ही होगा आपको। और डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी तीन केसेस आएगी, अगर मतलब ये तो आप समझ रहे हो, अगर ये बड़ा होगा तो इमेजिनरी सर्कल होगा, अगर ये इक्वल होगा तो पॉइंट सर्कल होगा, अगर ये छोटा होगा तो रियल सर्कल होगा, है ना, वरना नेगेटिव हो जाएगा अगर बड़ा हो जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। टी इज इक्वल टू जीरो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टी ये होता है, टी इज इक्वल टू एस वन, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत है ना, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स विद स्लोप एम ऑफ हाइपरबोला इज डायमीटर एंड इट पासेस थ्रू सेंटर। देखो ये मैं आपको एक बार समझाता हूँ अच्छे से, कि देखो अगर ये मेरा हाइपरबोला है, ठीक है, और मैं ऐसे पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ कर रहा हूँ, सारी एक ही स्लोप वाली है, तो इन सब के मिड पॉइंट का लोकस उसको मैं डिफाइन करता हूँ डायमीटर, और उसका इक्वेशन होता है ये y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर एम इंटू एक्स, है ना। ये बहुत मतलब अंडररेटेड प्रॉपर्टी है लेकिन ये पूछ सकते हैं वो। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल का इक्वेशन, ये सारी चीजें तो मतलब आप देख लेना, है ना, याद कर लेना, मैं तो याद नहीं करता हूँ ये सारी चीजें, आप एक बार देख लो पढ़ लो, अगर याद करना हो तो कर लो, ये तो हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली प्रॉपर्टीज देखते हैं कि फोकस से पास नहीं होती है अदर देन ट्रांसवर्स एक्सिस, और लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज ऑक्सिलरी सर्कल, सिमिलर है उसी केस का, है ना। अगर मैं फोकस से एक परपेंडिकुलर निकालूंगा टेंजेंट पे तो वो होगा ऑक्सिलरी सर्कल उसका लोकस। प्रोडक्ट ऑफ फुट ऑफ दिस इज बी स्क्वायर, ये भी हमने देखा है इलिप्स वाले में। अ पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंस राइट एंगल एट द फोकस, ये भी हमने देखा है। टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फोकल रेडाई, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। इसका मतलब यही है कि अगर एक टेंजेंट है एक नॉर्मल है और फोकल रेडियस है ना, उस पॉइंट के साथ, तो ये दोनों बाइसेक्ट करेंगी, है ना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको देख लो। अगर ये इलिप्स है मेरा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और अगर ये मेरा एक हाइपरबोला है तो ये दोनों कॉन्फोकल हो गए और ऑर्थोगोनल हो गए, है ना। और यहाँ पे के एक कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। तो अगर मुझे एक इलिप्स दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक कॉन्फोकल हाइपरबोला का इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे सवाल आए हैं जेडब्ल्यू एडवांस में तो आप देख लेना, है। आगे देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसके ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ सेम होती है, इसेंट्रिसिटी उसका √2 होता है, उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। अगर इसको मैं रोटेट कर दूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर नाम का एक पैराबोला मिलता है जो हम बहुत बार यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स मतलब वही है कि अगर मैं हाइपरबोला
के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर निकालूं किसी लाइन पे, तो जैसे जैसे मैं पॉइंट इन्फिनिटी तक ले जाऊंगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कम कम हो जाएगा, तो उस लाइन को मैं कहूंगा असिम्प्टोट। असिम्प्टोट के दो इक्वेशन होते हैं, एक्स बाय प्लस वाई बाय इक्वल टू जीरो और एक्स बाय माइनस वाई बाय इक्वल टू जीरो। कंबाइंड इक्वेशन उसका ये होता है। अब एंगल बिटवीन असिम्प्टोट्स होता है 2 थीटा, थीटा होता है मेरा एसेंट्रिक एंगल, ई होता है मेरा सेक थीटा एसेंट्रिसिटी। हाइपरबोला और कॉन्जुगेट्स सेम एसिम्प्टोट होते हैं दोनों के, है ना। हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के सेम एसिम्प्टोट्स होते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स डिफर बाय अ कांस्टेंट ओनली, है ना। ये इक्वेशन और हाइपरबोला का इक्वेशन एक कांस्टेंट से डिफर कर रहा है बस, है ना। अगर मुझे एक हाइपरबोला दी है ये, तो इसके उन एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन जो राइट एंगल पे है वो होता है y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर जस्ट सेकेंड, अगर मेरे पास एक ऐसी हाइपरबोला है यार, जस्ट सेकेंड, ओके देखो ये हाइपरबोला है, ठीक है, और ये असिम्प्टोट है। अब मैंने इस पॉइंट से ना परपेंडिकुलर निकाला ट्रांसवर्स एक्सिस पे, ठीक है, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ P, इसको कंसिडर कर रहा हूँ Q, इसको कंसिडर कर रहा हूँ R, ठीक है। तो ये ऐसे दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो PQ टाइम्स PR इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यही बोला है यहाँ पे। आगे देखते हैं। अब बोला है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन आइदर असिम्प्टोट्स। देखो इसका मतलब यही है, ये असिम्प्टोट है, इस पे मैंने ऐसे दो परपेंडिकुलर निकाल दिए, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स। तो इनका कहने का मतलब यही है कि ये मेरा ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल, डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों और असिम्प्टोट्स, ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट होगा अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालू फोकस से ऑक्सिलरी सर्कल पे। समझ रहा है आपको? ऑक्सिलरी सर्कल, डायरेक्ट्रिक्स और असिम्प्टोट्स तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे अगर मैं फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ असिम्प्टोट पे। समझ लो प्लीज। आगे आगे वाली चीज, a rectangular hyperbola circumscribing a triangle also passes through orthocenter of the triangle। तो अगर मेरे पास तीन पॉइंट्स हैं C of T1, C by T1, C of T2 by C of T2, तो उसका ऑर्थोसेंटर मैं ऐसे लिखूंगा। और इसका मतलब कुछ नहीं है, अगर ये मेरी हाइपरबोला ऐसे है ना, तो उसमें सर्कमस्क्राइब वो ट्राइंगल को ऐसे करती है, जनरली ऐसे होता है, और दूसरा पॉइंट यहाँ लाई करता है ऐसे टाइप में। तो अगर ये मुझे ये तीन पॉइंट्स पता है, तो ये हाइपरबोला इसके ऑर्थो सेंटर से भी पास होगी, ये ऑर्थो सेंटर होगा उसका जनरली, उसका इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एज असिम्प्टोट्स, उसका इक्वेशन ये होता है। और अगर मेरे असिम्प्टोट्स बदल गए, ये हो गए, तो फिर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ। और जनरली असिम्प्टोट्स मेरे इस हाइपरबोला के लिए होते हैं x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू x होती है, कॉन्जुगेट y इक्वल टू माइनस x होती है, वर्टेक्स सी कॉमा सी माइनस सी कॉमा सी, फोकस सी रूट टू माइनस सी रूट टू माइनस सी रूट टू, लैटस रेक्टम 2 रूट टू सी, ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, पैरामेट्रिक फॉर्म सी टी कॉमा सी बाई टी, स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पी ऑफ टी वन पी ऑफ टी टू होता है माइनस वन बाई टी वन टी टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है माइनस वन बाई टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इक्वल टू टू सी टी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी टू पावर 4 प्लस इक्वल टू 0। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे निकालनी है तो एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई माइनस टू सी स्क्वायर, अगर नॉर्मल निकालनी है तो एक्स एक्स वन माइनस वाई वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर, अगर कॉर्ड विथ मिड पॉइंट निकालनी है तो के एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू टू एच के, ठीक है। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स मतलब एक सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट्स चारों, तो अगर उनके पैरामीट्रिक पॉइंट T1 T2 T3 T4 है तो T1 T2 T3 इंटू T4 होगा 1। देखो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि अगर मैं मीन लूँ इन चारों पॉइंट्स का बाय 4 और इनके एक्स कोऑर्डिनेट वाला जो भी ये आएगा बाय 4, तो वो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ठीक है। और सेंटर में निकालता हूँ इस फॉर्मूला से c बाई टू इंटू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस वन अपॉइंट टी वन टी टू टी थ्री और c बाई टू, फिर इन सब का रेसिप्रोकल करो, वन बाई टी वन वन बाई टी टू वन बाई टी थ्री प्लस इनका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। ओके, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा था तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को स्पेसिफिकली प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगा, मतलब कल दिन भर सारे फॉर्मूलेज नोट डाउन करने पड़े, और आज भी एक्सप्लेन इतना करना पड़ा कि मेरा गला बैठ गया है। तो या
अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE एडवांस। अभी मैं और वीडियोस नहीं डालूंगा, है ना, लेकिन मैं वीडियोस नहीं डालूँ इसका मतलब ये नहीं कि मतलब एकदम कॉन्टैक्ट टूट ही गया है। आप इंस्टाग्राम पेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना, रेडोमिनेशन के। अगर आपको कुछ भी डाउट हो अगले 4-5 दिनों में तो फील फ्री टू आस्क मी। एंड इसके अलावा एक और चीज़ डिस्कस करना था कि एडवांस के बाद वी विल आई स्टार्ट सम काउंसलिंग वीडियोस रिगार्डिंग कॉलेज सिलेक्शन एंड ऑल। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और आपके सजेशंस बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैं किस किस चीज़ पे वीडियो बना सकता हूँ, है ना। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं कोई फॉर्म फ्लोट कर दूँ ताकि मैं सारी क्वेरीज को मतलब कंबाइन करके डिसाइड कर पाऊँ कि मैं किस हिसाब से वीडियोस बनाऊँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। और अगर आपको इस चीज़ के फार्मूलाज चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो, तो मैं फिर वो भी अवेलेबल करवा दूंगा, है ना, उसका PDF फॉर्मेट या स्लाइड्स। तो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर JEE एडवांस।